सोचिए, अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी और बीच समंदर में दो सुपर पावर्स एक तेल के टैंकर को लेकर भिड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन मरीनेरा की। एक ऐसी कहानी जिसमें जासूसी है, तनाव है और एक बड़े टकराव का खतरा भी। चलिए सीधा एक्शन में चलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक का वो ठंडा बर्फीला समंदर, एक तेल का टैंकर जिस पर रूस का झंडा लगा है, पिछले 2 हफ्तों से अमेरिकी नेवी को चकमा दे रहा है। और फिर एक सुबह जब ये जहाज आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच था, अचानक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगते हैं और कमांडो रस्सी से उतरकर जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? एक तेल के टैंकर के लिए 2 देश आमने सामने क्यों आ गए? इसे समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट यानी उस जहाज से मिलना होगा जिसका नाम है मरीनेरा। यही जहाज इस पूरे समुद्री तूफान की असली वजह है। तो ये जो मरीनेरा जहाज था, ये कोई आम तेल टैंकर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक स्याह अतीत था। ये उन जहाजों में से था जो कह सकते हैं परछाई में काम करते हैं। मतलब दुनिया की नजरों से छिपकर पाबंदी लगे हुए तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और सुनिए, मरीनेरा इस खेल में अकेला नहीं था। ये तो एक बहुत बड़े एक अवैध नेटवर्क का हिस्सा था। इसे शैडो फ्लीट कहते हैं। सोचिए, जहाज़ों की एक पूरी फौज जिनका सिर्फ एक ही काम है, इंटरनेशनल कानूनों को चकमा देना, अपनी पहचान छिपाना और जिन देशों पर बैन लगा है उनका तेल पूरी दुनिया में बेच। इसके बाद अगले 2 हफ्तों तक जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। अटलांटिक में एक हाई स्टेक्स चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मरीनेरा ने गायब होने के लिए हर तिकड़म अपनाई। अपना ट्रांसपॉन्डर यानी लोकेशन बताने वाला सिस्टम बंद कर दिया। बीच समंदर में अपना नाम बेला 1 से बदलकर मरीनेरा रख लिया। और सबसे बड़ी चालाकी, अमेरिकी नेवी से बचने के लिए इसने अवैध तरीके से रूस का झंडा लगा लिया। तो इस लुका छिपी के खेल का अंत कैसे हुआ? चलिए अब इस ऑपरेशन के क्लाइमैक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे अंजाम कैसे दिया गया। ये जो कब्जा हुआ, ये किसी एक देश के पानी में नहीं बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ। और इसमें अमेरिका अकेला नहीं था, यूनाइटेड किंगडम ने भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया। तो ये साफ था कि ये सिर्फ एक जहाज को पकड़ना नहीं था, बल्कि वेस्टर्न देशों की तरफ से एक सोचा समझा, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, दुनिया को एक क्लियर मैसेज देने के लिए। ये पूरा ऑपरेशन बहुत ही मेथोडिकल था, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अमेरिकी नेवी ने 2 हफ्ते तक इसका पीछा किया। फिर एक फेडरल कोर्ट से इसे जब्त करने का वारंट जारी करवाया गया और वारंट हाथ में आते ही स्पेशल फोर्सेस ने जहाज पर धावा बोल दिया, उसे अपने कंट्रोल में लिया और क्रू को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस के नेवी शिप, यहां तक कि एक सबमरीन भी मरीनेरा को बचाने के लिए रास्ते में थे। वो उसे एस्कॉर्ट करके ले जाना चाहते थे। सोचिए, अगर वो बस कुछ घंटे या शायद कुछ मिनट भी पहले पहुंच जाते तो क्या होता? अटलांटिक के बीचों बीच 2 न्यूक्लियर पावर्स के जहाज आमने सामने होते। हालात कितने बिगड़ सकते थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जहाज तो पकड़ लिया गया, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। इस एक घटना ने एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक जंग छेड़ दी और इस जंग में 2 बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सामने आईं। अब यहां मामला पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ था अमेरिका, जिसका कहना था कि ये एक कानूनी कार्रवाई है। एक ऐसा जहाज जो कोई झंडा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मतलब स्टेटलेस था और अवैध तेल ले जा रहा था, उसे पकड़ना कानून के दायरे में आता है। दूसरी तरफ था रूस, जो इसे सीधी सीधी खुली समुद्री डकैती कह रहा था। उनका कहना था कि ये इंटरनेशनल कानूनों का मजाक है। व्हाइट हाउस का तर्क बड़ा सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि देखो, मरीनेरा ने एक झूठे झंडे का इस्तेमाल किया। वो वेनेजुएला की शैडो फ्लीट का हिस्सा था, इसलिए उसे स्टेटलेस माना गया, यानी एक ऐसा जहाज जिसका कोई देश नहीं है। और जब कोई जहाज स्टेटलेस हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती। वहीं रूस का जवाब भी उतना ही मजबूत था। उनके ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश को यह हक नहीं है कि वो किसी दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज पर, खासकर इंटरनेशनल वाटर्स में, इस तरह से बल का प्रयोग करे। उनके लिए जहाज पर क्या लदा है ये बात की बात है, झंडे का सम्मान पहले है। इसके बाद रूस ने अपनी मांगें सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने अपने क्रू के लिए मानवीय व्यवहार की मांग की। फिर उन सभी को तुरंत रूस वापस भेजने को कहा और रूसी सांसदों ने इसे खुली समुद्री डकैती बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने तो मिलिट्री एक्शन तक के संकेत दे डाले। तो सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक जहाज को लेकर हो रहा था, या फिर यह किसी बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? और इसका जवाब है कि हाँ, ये सिर्फ एक टैंकर की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उनका मकसद सिर्फ वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इस पूरी डार्क फ्लीट या शैडो फ्लीट को ही खत्म करना है, जो दुनिया भर में अवैध तेल का कारोबार चलाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। इस एक्शन से एक नई मिसाल बन गई है। अब कल को रूस भी बदला लेने के लिए जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर सकता है। वो भी किसी वेस्टर्न कमर्शियल जहाज को पकड़ सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के शिपिंग रूट्स पर खतरा मंडराने लगेगा। और भले ही न्यूक्लियर हमले की बातें सिर्फ दिखावे के लिए हों, लेकिन ऐसे तनाव में एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अमेरिका की ये कार्रवाई बैन को लागू करने के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर जैसा कि रूस दावा कर रहा है, ये वाकई में ताकत के दम पर की गई एक समुद्री डकैती थी?